वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आपको याद होगा हम 9th क्लास का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टॉपिक कर रहे हैं और आज जो टॉपिक हमने करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम इसको कंसीडर करते हैं। देखिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टॉपिक जो है इसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। एक कंसेप्ट जो है वो है एटॉमिक नंबर का, ओके, एक है एटॉमिक नंबर का, दूसरा है एटॉमिक मास का और तीसरा है मास नंबर। आपने सुना होगा इन तीनों कंसेप्ट्स के बारे में। तो पहला कंसेप्ट है एटॉमिक नंबर, ठीक है जी, दूसरा कंसेप्ट है एटॉमिक मास और तीसरा कंसेप्ट है मास नंबर। तो हम एटॉमिक नंबर जो है इसके बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमने पढ़ना है एटॉमिक मास और मास नंबर के बारे में। तो आज के लेक्चर में मैं पर्टिकुलरली जो है आपको एटॉमिक मास के बारे में बताने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एटॉमिक मास। अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम मास नंबर के बारे में बताएंगे और एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या समानता है ये बताएंगे। और ये आज का लेक्चर जो है मैं शुरू कर रहा हूँ एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो हमने पहले पढ़ लिया हुआ है उसके बारे में एक बार बताकर। एटॉमिक नंबर आपको याद है, एटॉमिक नंबर बताने से पहले मैं एटम के बारे में बता दूं। एटम जो है ये एटम का एक सेंट्रल पार्ट है, सेंटर का पार्ट है जो बड़ा ही कॉम्पैक्ट होता है, बड़ा ही हैवी होता है, ओके। और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक फिक्स्ड रास्ते में घूमते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं, अगर आप बात करते हैं ये ब्लू पार्ट की, जो डार्क पार्ट है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। वी कॉल इट न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस, ठीक है जी, दिस इज न्यूक्लियस। मैं फिर से आपको बता दूं, ये न्यूक्लियस है, ये रेड पार्ट जो है यहाँ पर न्यूक्लियस है। इस रेड पार्ट के आसपास जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं घूम रहे हैं, ठीक है जी। अब देखिए, इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, ओके, और साथ में होते हैं न्यूट्रॉन्स। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं इस पोर्शन के अंदर, इस पार्ट के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। ये आपने पढ़ लिया हुआ है बुनो कि ये जो कॉम्पैक्ट पार्ट है इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और इसके आसपास ये जो रास्ते, ये जो सर्कुलर पार्ट्स बने हुए हैं, ये बेसिकली इनको हम कहते हैं ऑर्बिट्स। इनमें क्या होता है, इनमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रिवॉल्व करते हैं, ठीक है जी। इसके आसपास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम कह रहे हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं। आप देखिए, ठीक है जी, ये जो मैंने आपको बनाकर दिखाया ये सोडियम का एक एटम है। ये बीच में ये लाल पोर्शन जो है ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और ये जो आसपास घूमने वाले ये येलो पार्ट्स हैं इनको हम कहते हैं, वी कॉल देम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। अब आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं जो हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, और वो क्या है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। न्यूट्रॉन्स ये न्यूट्रल हैं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। और इलेक्ट्रॉन्स ये जो है नेगेटिवली चार्ज है। ये जो येलो येलो आप पार्ट्स देख रहे हैं जो ये घूम रहे हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये न्यूक्लियस के आसपास, न्यूक्लियस ये है, ये जो रेड पार्ट है ये न्यूक्लियस है, जिसके आसपास ये येलो कलर के पार्टिकल्स जो हैं ये घूम रहे हैं। दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, और इसके आसपास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं घूम रहे हैं। प्रोटॉन्स मैंने आपको बताया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स मैंने आपको बताया न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है जी। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एक्चुअली होता क्या है?
तो एटॉमिक नंबर के बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एटॉमिक नंबर जो है ये कंसेप्ट है एक्चुअली। एटॉमिक नंबर, जब आप एटॉमिक नंबर बोलते हैं तो एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। इसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसको डिनोट करते हैं। द टर्म एटॉमिक नंबर कन्वेंशनली डिनोटेड बाय सिंबल Z। इसको आप Z से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। एटॉमिक नंबर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये किसके बराबर होता है? ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं, ठीक है जी, यही है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को मैं आपको फिर से बता दूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय, इज अ टर्म डिनोटेड बाय Z। इसको आप Z से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है? ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है जी। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। एक और चीज आप याद रखिए, एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, ये आप जानते हैं। एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर इक्वल, ओके। सिंस दे आर इक्वल, तो कई बार आप देखेंगे कई बुक्स में जो एटॉमिक नंबर है इसको डिफाइन किया जाता है, दैट इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो वैसे मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर जो है इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, दैट एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, और समटाइम्स it is also defined as number of electrons in an uncharged atom। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये तो एक बात होगी, ठीक है, ये ऑलरेडी हम आपको याद होगा, मैंने आपको एटॉमिक नंबर क्या होता है इसके बारे में पहले ही थोड़ा सा बता दिया हुआ है। लेकिन आज जो हमारा मेन टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कंफ्यूजन होती है, मैं आपको बताऊं, ये जो टॉपिक आज आप करने जा रहे हैं ना, ये इसको लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। टॉपिक का नाम है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के लिए अक्सर बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है जी। तो एटॉमिक मास को लेकर अक्सर मैंने क्या आपको बताया, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। एटॉमिक मास जब आप बात करते हैं तो आपको नाम से भी लगता होगा कि एटॉमिक मास जो है ये क्या है, ये मास ऑफ एन एटम है, ठीक है। आपको नाम से भी इसके लगता होगा कि जब हम एटॉमिक मास बोल रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं कि हम एटॉमिक मास स्टडी कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि एटॉमिक मास का मतलब हो गया मास ऑफ एन एटम। लेकिन एटम जो कि हमें दिखता भी नहीं है, जो कि एक्सट्रीमली स्मॉल है, उसके मास के बारे में हम बात भी कैसे कर सकते हैं? बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट सीम्स टू बी नॉट पॉसिबल फॉर अस टू know the actual mass of an atom. The actual masses of atoms are extremely small, extremely small। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर बात समझाता हूं कि जब आप बोलते हो ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है उसका एक्चुअल मास जो होता है एटम का, वो होता है 1.673 इंटू 10⁻⁴। सुनिएगा, 1.673 तक तो आप बिल्कुल ठीक है, इंटू 10 ये भी ठीक है, लेकिन आगे क्या है? इट इज रेज टू पावर -24। तो एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का, देखिए ये कितना कम है, 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, विच इज एक्सट्रीमली स्मॉल। सो कोई भी मास हो, किसी भी बॉडी का मास हो, किसी भी एटम का मास हो, आई एम सॉरी, किसी भी एटम का मास हो, तो आप समझ सकते हैं एटम के मास को निकालना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा काम लगता है। तो इसीलिए क्या है, अलग अलग तरीके सोचे गए इसके बारे में। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा कि इसके अलग अलग तरीके क्या होते हैं, और वो आपको जल्दी समझ आएगा नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि उसमें आपने एटॉमिक मास जो अभी हम पढ़ चुके होंगे, एटॉमिक नंबर आपने पहले पढ़ लिया होगा, फिर मैं मास नंबर भी आपको बता चुका होऊंगा। तो आपके लिए एक लेक्चर मैं ज़रूर रखूँगा, जैसा मैंने आपको बताया कि एटॉमिक मास फाइंड करने के कितने तरीके होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। 3 तरीके होते हैं, मैं आपको ऐसे बता दूं।
उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो है हमने मेन जो आपके सिलेबस का पार्ट है हमने वो कवर करना है। तो एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का आप देख रहे हैं 1.673 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम है, एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्मॉल। सो क्या होता है, ये कोई भी मास हो और जब वो बहुत ज़्यादा छोटा हो उसको निकालना जो है वो कन्वीनियंट नहीं होता, आराम से आप नहीं कर सकते। सो इसके लिए एक कन्वीनियंट सिस्टम जो है वो बनाया जाता है। और मैं आपको बताऊं, जब आप एक्सट्रीमली स्मॉल बॉडीज़ का मास निकालने का सोचते हो तो it is always convenient to compare the masses of the substances or the bodies to some reference body, है ना। कोई बॉडी लेते हैं, उसको आप उसके साथ आप उसको कंपेयर करके निकालते हैं। देखो ऐसे भी तो जब आप हमारे यहाँ सिस्टम भी ऐसा ही है, लेंथ आपने निकालनी हो तो आप एक स्केल आपके पास होता है, आप कंपेयर करके निकालते हैं। और भी जो चीज़ें होती हैं आप उसको कंपेयर करके ही करते हैं ना। तराजू में भी कोई चीज़ रखते हैं तो एक तरफ एक पत्थर रखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। जो भी चीज़ होती है आपने तौलनी होती है, जिसको आप जिसका वेट देखना होता है तो आप कंपेयर ही करते हैं। तो यहाँ पर भी ये कंपैरिजन वाला सिस्टम ही जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। सो द मासेस, द एटॉमिक मासेस आर obtained by a system which is known as relative atomic masses, and the scale used for it is atomic mass scale. So मैं फिर से बता दूं, यहां पर जो सिस्टम इस्तेमाल में लाया जाता है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव। ठीक है जी, मैं फिर से बता दूं, यहां पर जो सिस्टम इस्तेमाल में लाया जाता है उसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट रिलेटिव एटॉमिक मास सिस्टम। ठीक है जी, जो सिस्टम हम यहां पर इस्तेमाल में लाते हैं उसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट रिलेटिव एटॉमिक मास सिस्टम। और जो स्केल यहां पर इस्तेमाल में लाया जाता है उसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल या सिंपली एटॉमिक मास स्केल। ठीक है जी, मैं फिर से आपको बता दूं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग एटॉमिक मास। हम एटॉमिक मास को स्टडी कर रहे हैं और मैंने आपको बताया एटॉमिक मास जो है किसी भी एलिमेंट का बहुत ही छोटा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्मॉल। तो उसको निकालना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो इस इम्पॉसिबल काम को करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल में लाया जाता है वो होता है कंपैरिजन का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, टू कंपेयर द मासेस ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद सम रेफरेंस एटम, किसी रेफरेंस एटम के साथ कंपेयर किया जाता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, शुरू शुरू में क्या हुआ, जब शुरू शुरू में इस सिस्टम के बारे में बात हुई तो सबसे पहले हाइड्रोजन एटम जो है ना उसके मास को कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता था। मतलब मैं क्या बताने जा रहा हूं, आप देखिए, द रेफरेंस व्हिच वाज चोजन इन द बिगिनिंग वाज हाइड्रोजन एटम। सो हाइड्रोजन एटम was the atom which was chosen as the reference। ओके, रेफरेंस के लिए किसको यूज में लाया गया, हाइड्रोजन एटम को यूज में लाया गया। बहुत सारे रीजन हैं और उसका एक रीजन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो है ना ये लाइटेस्ट एलिमेंट है और एटॉमिक मास स्केल में इसका यूनिट जो है 1 लिया गया। ओके, मैं फिर से बता दूं हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट माना जाता है। ओके, और एटॉमिक मास स्केल में इसका यूनिट जो है 1 लिया गया। तो ये रीजन रहा कि इसको रेफरेंस के लिए यूज में लाया गया। एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का निकालना हो तो रेफरेंस के लिए हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है जी, लेकिन यहां पर अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉब्लम रही कि जब भी आप हाइड्रोजन के मास के साथ को रेफरेंस की तरह आप जब यूज में लाएंगे हाइड्रोजन को, तो एक बात याद रखिएगा, अक्सर जो मासेस आएंगे एटम्स के, किसी एलिमेंट के एटम के, वो फ्रैक्शन में आते हैं। ओके, अक्सर ये बात नोटिस की गई है कि जिस एलिमेंट के एटम का आप एटॉमिक मास निकालना चाहेंगे और वहां पर रेफरेंस के लिए हाइड्रोजन यूज करेंगे तो अक्सर आंसर जो है फ्रैक्शन में आ जाता है। और फ्रैक्शन में आने के कारण क्या हुआ कि इसको फिर बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, इसको मतलब मानना जो है वो मानना बंद कर दिया गया। एटॉमिक मास निकालने के लिए हाइड्रोजन को रेफरेंस की तरह यूज करना बंद कर दिया गया। देखो हाइड्रोजन को क्यों यूज किया गया, क्योंकि लाइटेस्ट एलिमेंट था। दूसरा, इसका एटॉमिक मास स्केल में जो है वो 1 है। ओके, इसका मास जो है एटॉमिक मास स्केल में वो 1 है।
तो ये दो रीजंस के कारण इसको इस्तेमाल में लाया गया। कौन से दो रीजन? पहला लाइटेस्ट है, दूसरा इसका मास एटॉमिक मास स्केल में 1 है। ये दो रीजन थे। फिर क्यों इसको मना कर दिया गया, बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया इसको? उसका रीजन था कि जो आंसर्स आते थे अक्सर फ्रैक्शन में आते थे। तो खैर, एटॉमिक मास निकालने के लिए जो सबसे पहले रेफरेंस के लिए एलिमेंट इस्तेमाल किया गया वो था हाइड्रोजन। लाइटेस्ट था, मास एटॉमिक मास स्केल में 1 था, लेकिन फिर इसको बंद कर दिया गया क्योंकि आंसर्स फ्रैक्शन में आते थे। तो उसके बाद क्या हुआ? देखिए, मैं आपको ये बात जो बता रहा हूं, ये जो एरा है ना, एटॉमिक मास से रिलेटेड पार्ट जो है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक 1961 से पहले, ठीक है, 1961 से पहले एक बार हाइड्रोजन लिया गया, और दूसरी बार जो एलिमेंट रेफरेंस के लिए इस्तेमाल में लाया गया ना, वो एलिमेंट था ऑक्सीजन। ठीक है, मैं फिर से आपको बता दूं, दो हमने बातें की। एक हमने बात की किसके बारे में? हमने बात की सबसे पहले हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया, और दूसरा मैंने आपको बताया दूसरी बार ऑक्सीजन का यूज़ किया गया। हाइड्रोजन क्यों यूज़ किया गया मैंने आपको दो रीज़न बताए, और क्यों ये सिस्टम फेल हो गया उसके बारे में मैंने आपको बताया। ओके, 1961 से पहले ये दो चीज़ें जो थी, दो एलिमेंट्स जो थे, वो इस्तेमाल किए गए रेफरेंस के लिए। इनके एटम्स जो हैं इस्तेमाल किए गए रेफरेंस के लिए। अब दूसरा जो 1961 से पहले यूज़ हुआ था वो ऑक्सीजन था। अब आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए कि हाइड्रोजन तो लाइटेस्ट था, हाइड्रोजन तो उसका एटॉमिक मास तो 1 था, ऑक्सीजन में क्या खास बात थी? तो ऑक्सीजन में खास बात ये थी, ऑक्सीजन जो है इट इज कंबाइंड विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ ये ऑक्सीजन जो है कंबाइन हो जाता है, एक बात। और दूसरी बात क्या होता है, जब आप ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करते हैं, आपको पता है ना ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16 है। ओके, तो द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वर फाउंड टू बी होल नंबर्स। जब आप ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि ज्यादातर एलिमेंट्स जो हैं उनके एटॉमिक मासेस जो हैं होल नंबर आते हैं। ओके, मैं फिर से आपको बता दूं, ऑक्सीजन कंबाइंस विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंडली जब ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को देखते हैं वो 16, और आप इसको रिलेटिव एटॉमिक मास की तरह यूज में लाते हैं, जब आप रेफरेंस के लिए यूज में लाते हैं, तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस जो होते हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वो फाउंड टू बी होल नंबर्स। तो ये रीजन था कि ऑक्सीजन को यूज किया गया। मैं आपको फिर बता दूं, ये 1961 से पहले का एरा था। हाइड्रोजन को पहली बार जो था वो रेफरेंस के लिए यूज किया गया, मैंने आपको बताया, और फिर ऑक्सीजन को यूज में लाया गया। ओके, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ऑक्सीजन भी जो था, ये सिस्टम भी जो था फेल हो गया ऑक्सीजन वाला, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन के बारे में, जो नेचुरली अक्रिंग ऑक्सीजन होता है इट इज ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ एटम्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट masses which are known as isotopes। तो आपको पता होना चाहिए जो ऑक्सीजन है, जो नेचुरली अक्रिंग ऑक्सीजन है, ये एक्चुअली मिक्सचर है आइसोटोप्स का, है ना। आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स होते हैं, और आइसोटोप्स का मिक्सचर होता है ये नेचुरली अक्रिंग। इसका मतलब है आपको पता नहीं लगेगा कि आपको रेफरेंस के लिए कौन सा ऑक्सीजन जो है, कौन सा आइसोटोप जो है वो इस्तेमाल में लाना है। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी जो था वो बंद कर दिया गया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, दो पार्ट्स में हमने इसको बांट दिया है। एक 1961 से पहले का पार्ट। 1961 से पहले क्या हुआ मैं आपको याद दिला दूं, 1961 से पहले हाइड्रोजन को एक बार रेफरेंस के लिए यूज किया गया, और फिर ऑक्सीजन को यूज किया गया। हाइड्रोजन लाइटेस्ट था, एटॉमिक मास इसका 1 था, इसलिए इसको इस्तेमाल किया गया। फेल क्यों हो गया ये कंसेप्ट फेल क्यों हो गया? उसका रीज़न बड़ा सिंपल था कि हाइड्रोजन के केस में जो एटॉमिक मासेस आते थे, जब आप उसको रेफरेंस के लिए यूज़ करते तो जो मासेस आते हैं वो फ्रैक्शंस में होते हैं। ऑक्सीजन का केस क्यों हमने लिया? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो जाता है, इसका एटॉमिक मास 16 है, और जब आप रिलेटिव एटॉमिक मासेस देखते हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वो फाउंड टू बी होल नंबर्स इन केस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन फिर भी ये कंसेप्ट जो था ये छोड़ दिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एटम्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट मासेस व्हिच आर कॉल्ड आइसोटोप्स। क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अकेला ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे तो नहीं, खैर ऑक्सीजन के आइसोटोप्स होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको ये बता सकता हूं कि हमें 3 नॉन स्टेबल आइसोटोप्स के बारे में पता है ऑक्सीजन के। तो अब हम 3 बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे हैं,
है ना, 3 है। खैर, तो इसलिए ये ऑक्सीजन का सिस्टम भी जो था ये बंद कर दिया गया। तो अब बात आती है 1961 के बाद की। 1961 में क्या हुआ, मैं आपको बताऊं 1961 में ऐसा क्या खास हुआ। 1961 में इंटरनेशनल, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आयुपैक बोलते हैं हम इसको, ठीक है, वी कॉल इट आयुपैक। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए। 1961 में क्या हुआ, 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आयुपैक ने, ऑर्गेनाइजेशन है एक, ठीक है, आयुपैक ने ये रिकमेंड किया कि स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए एटॉमिक मास का भी। तो आयुपैक ने रिकमेंड किया, सॉरी फोन साइलेंस पे रखना भूल गया मैं, आई एम सॉरी। तो 1961 में आयुपैक ने रिकमेंड किया यूज ऑफ एन आइसोटोप ऑफ कार्बन, ठीक है, आइसोटोप ऑफ कार्बन जो है जिसका मास नंबर 12 है, उसको स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए, एटॉमिक मासेस को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए रिकमेंड किया। किसके क्या मैंने बताया आपको रिकमेंड किया, इट वाज कार्बन, आइसोटोप ऑफ कार्बन विद एटॉमिक मास 12, उसको हम बोलते हैं कार्बन 12, ठीक है जी। तो कार्बन 12 को स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए, एटॉमिक मासेस मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए रिकमेंड किया गया कार्बन 12 को। तो मैं कार्बन 12 के बारे में फिर से एक बात बता दूं, कार्बन 12 जो है आइसोटोप है कार्बन का, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन वैसे लिखा जाता है इसको ऐसे 12C, ओके, इस तरह से लिखा जाता है। एटॉमिक मास जो है, तो इसकी डेफिनेशन जो दी गई उसके बाद वो क्या थी, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास, क्या है ये, दिस इज द रिलेटिव मास of its atoms as compared with the mass of an atom of carbon 12 isotope taken as 12 यूनिट्स। देखिए मेरी राइटिंग को आप ये जो लिखा गया है उसके साथ मत कंपेयर कीजिएगा, यहाँ पर लिखना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, तो इसलिए थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा शायद राइटिंग मेरी ख़राब हो जाती है, ठीक है जी। तो मैं आपको फिर से एक बात बता दूं, क्या है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम्स, ये एटम्स है, as compared with the mass of carbon 12 taken as 12 यूनिट्स। सिंपल। तो एटॉमिक मास जो है एलिमेंट का वो क्या है, वो रिलेटिव मास है of its atoms as compared with the mass of an atom of carbon 12 isotope taken as 12 units। ठीक है जी, तो सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको मुश्किल लगे। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो लेटेस्ट आयुपैक रिकमेंडेशंस हैं उसके मुताबिक नाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एटॉमिक मास यूनिट। ओके, द एटॉमिक मास यूनिट जो है उसको हम यू से डिनोट करते हैं। इसके बारे में आपको एक और बात बताऊंगा, जो एटॉमिक मास यूनिट और डाल्टन में क्या रिलेशन है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन वो अगले लेक्चर में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको फिर से बता दूं,
1/12 of the mass of an atom of carbon 12 isotope represents 1 unit of mass on the atomic scale. जब आप बोलते हो 1/12 of mass of an atom of carbon 12 isotope represents 1 unit of mass, it represents 1 unit of mass on the atomic scale. ठीक है, 1/12 जो है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, 1/12 मास जो होता है कार्बन 12 आइसोटोप का, एक एटम कार्बन 12 आइसोटोप का लेते हैं, उसका 1/12 मास जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो 1 यूनिट ऑफ मास रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक स्केल पे। फिर से सुन लीजिए, मैं आपको फिर से बता दूं, जब आप बात करते हैं किसकी, जब आप बात करते हैं कार्बन 12 आइसोटोप की, ओके, आप कार्बन 12 आइसोटोप की जब आप बात करते हो और उसके मास का 1/12 लेते हो, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, वो क्या होता है? इट इज 1 यूनिट ऑन एटॉमिक मास स्केल। ठीक है जी, मैं आपको फिर से बता दूं, ये एटॉमिक मास स्केल पे 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है और दिस इज कॉल्ड 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। और मैंने अभी जैसा आपको बताया, लेटेस्ट जो IUPAC रिकमेंडेशंस हैं, इसके कारण पहले हम AMU लिखा करते थे इसको, लेकिन आजकल हम इसको सिंपली यू लिखते हैं। AMU की जगह हम सिंपली यू लिखते हैं। मैं जल्दी आपको बताऊंगा इसमें और डाल्टन्स में क्या रिलेशन है, जल्दी बताऊंगा, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं। एटॉमिक मास यूनिट जो है उसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप ऑन द एटॉमिक स्केल। ठीक है जी, मैं फिर से आपको बता दूं, इसको आप किस तरह से डिफाइन करते हैं। आप डिफाइन करते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट को आप डिफाइन करते हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, आप इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं। देखिए, मैथमेटिकली अगर आप बोलेंगे, मैंने यहां पर लिखा हुआ है मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट इज एटॉमिक मास इनटू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ऑलरेडी बता चुका हूं। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट एटॉमिक मास को इधर ही रखिए। ठीक है जी, ये जो एटॉमिक मास है इसको इधर रखिए, बाकी सारा उधर ले जाइए, तो हो जाएगा एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है जी, तो आसान तरीका जो इसको कैलकुलेट करने का है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम को, तो वो ये तरीका है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा। अभी आप यहाँ से सिर्फ पढ़ लीजिए। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा और आगे और बात करते हैं। ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मासेस सिंबल के साथ, एटॉमिक नंबर के साथ मैंने यहाँ पर शायद फर्स्ट 40 का मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक स्पेशल केस है और वो केस है क्लोरीन का। अभी जैसे ऑक्सीजन का भी यही केस है और बहुत सारे और एलिमेंट्स का जो बेसिकली आइसोटोप्स हैं, उनके केस में ये एक स्पेशल केस जो है इसको हम मानते हैं। ये केस जो मैं क्लोरीन के एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ, तो बहुत सारे एलिमेंट्स का ये यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो जिनमें ये केसेस जो है लग सकते हैं। तो जब आप क्लोरीन का केस लेते हैं, तो क्लोरीन के केस में क्या है मैं आपको बताऊं। क्लोरीन नेचर में जो एग्जिस्ट करता है वो एक मिक्सचर के फॉर्म में होता है, और वो मिक्सचर क्या है? प्योर क्लोरीन का जो मिक्सचर है वो है क्या है, वो एक्चुअली क्या है, उसमें 75% क्लोरीन 35 आइसोटोप है और 25% जो है क्लोरीन 37 आइसोटोप है। तो दो मेजर जो आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के, क्लोरीन 35, ठीक है जी, क्लोरीन 35, मैं ऐसे लिख रहा हूं लेकिन कई जगह पर आप देखिएगा ये इस तरह से लिखा होगा, मैंने आपको शायद अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। ओके, और दूसरा है क्लोरीन 37। ये दो आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के, ठीक है जी। तो इनके केस में क्या है मैं आपको बताऊं, क्लोरीन जब नेचर में जो एग्जिस्ट करता है, तो जब उसको सेपरेट किया जाता है, इट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर एलिमेंट्स। देयर इज 75% क्लोरीन 35 एंड 25% क्लोरीन 37। मतलब क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 जो है उनका रेशो नेचर में जो है ना 3:1 का रेशो है। मतलब 3 पार्ट्स अगर क्लोरीन 37 के होंगे एक सब्सटेंस में, तो 1 पार्ट जो है वो किसका है,
सॉरी, वो 3 पार्ट्स जो हैं अगर क्लोरीन 35 के होंगे तो 1 पार्ट जो है क्लोरीन 37 का है। ठीक है, तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं जो आइसोटोप्स में आकर करते हैं, उनका आपको किस तरह से निकालना है मैं आपको बता दूं। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जो है, यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास हम कह तो रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली है क्या है, इट इज़ अ वेट एवरेज ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। तो आप देखिए, मैंने कहा 75% जो है 35 है, तो आप लेंगे 75% ऑफ 35 प्लस 25% ऑफ 37, तो आपका आंसर आएगा 35.5। तो आप बोलेंगे कि जो एटॉमिक मास है किसका, क्लोरीन का, वो क्या है 35.5। आई एम श्योर कि आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और इम्पॉर्टेंट तो है ही है। मैं आपको बता दूं, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अक्सर रहती है इस लेक्चर को लेकर। और एटॉमिक मास, अक्सर एटॉमिक मास को लेकर और मास नंबर को लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे बहुत जल्दी इनको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर देखने में आया कि इन दोनों की वैल्यूज जो है ऑलमोस्ट एक जैसी आती हैं। तो अक्सर इन दो टर्म्स को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। तो आपकी ये कंफ्यूजन जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूर करूंगा, जब मैं आपको एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों के बारे में पढ़ाऊंगा। पढ़ाने से पहले मैं मास नंबर डिटेल में आपको समझाऊंगा, और फिर एटॉमिक मास और मास नंबर किस तरह से रिलेटेड हैं, और इसके अलावा मैं बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। आई एम श्योर कि ये लेक्चर पसंद आया होगा आपको। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।